हेलो बच्चों, आज हम सुमित्रा नंदन पंत की ग्राम श्री कविता का हिंदी अनुवाद करेंगे। ठीक है। इस कविता में कवि ने भारतीय गांवों की प्राकृतिक सुषमा और उसकी सुंदरता का बहुत ही सरल शब्दों में वर्णन किया है। तो आज हम उसका अनुवाद करते हैं। अभी हम सुमित्रा नंदन पंत की रचित कविता ग्राम सी का हिंदी में अनुवाद करेंगे। तो देखिए, शुरू करते हैं। फैली खेतों में दूर तलक मखमल की कोमल हरियाली। देखो, इसमें क्या है बच्चों, जो सुमित्रा नंदन पंत है उसने गांव की जो प्राकृतिक सुषमा होती है, प्राकृतिक सुषमा यानी कि जो जो प्राकृतिक जो सुंदरता होती है उसका अपने शब्दों में बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। तो कवि कहते हैं कि गांव में जो गांव के खेत हैं वो दूर तक उनमें मखमल की तरह कोमल हरियाली फैली हुई है। मतलब जहाँ तक निगाह जाती है ऐसा लगता है जैसे गांव में जो हरियाली फैली हुई है ना वो मखमल की तरह। कैसी है? मखमल जैसी कोमल हरियाली फैली हुई है। ठीक है। लिपटी जिसमें रवि की किरणें चांदी की सी उजली जाली। और उस जब हरियाली को देखते हैं तो देखिए उस हरियाली पर जब जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने चांदी का जाल डाल दिया हो और वो चांदी के जाल की वजह से वो उज्जवल एवं चमकीली कैसी लग रही है? चमकीली शोभिमान हो रही है। तिनकों के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर है रहा झलक। कवि कहते हैं हरी हरी घास और तिनकों पर किरणें पड़ने से उनकी पत्तियों में ऐसी चमक रही है जैसे मानो उसमें हरे रंग का खून बह रहा हो। ठीक है। कवि क्या कहते हैं कि जो फसल है ना उनमें जो तिनके जो फलियां लगी हुई हैं उन पर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो वो ऐसे लग रहे हैं जैसे कि सब सूर्य की किरणें उसमें पड़ रही है कि जैसे उसमें जो हरे रंग का खून, हरे रंग का जो रुधिर है, जो खून है वो उसमें बह रहा हो। ठीक है। ऐसे उसमें दिखाई देता है। ये क्या चल रहा है? ये चीज सब कवि की कल्पना चल रही है ये। ठीक है। श्यामल भूतल पर झुका हुआ नव चीर निर्मल नील फलक। कवि कहते हैं इसमें कि हरियाली से शोभिमान धरती पर नीला स्वच्छ आकाश एक पट की तरह झुका हुआ है। ठीक है। श्यामल भू, श्यामल भू का अर्थ क्या होता है? हरी भरी धरती। जब हरी भरी धरती पर जो झुका हुआ आसमान को देखते हैं, नव का चिर निर्मल नील फलक, तो कवि कहते हैं कि जब हरियाली से शोभिमान, हरियाली से जो सुशोभित धरती है उस पर जब नीला स्वच्छ आकाश, एकदम साफ आकाश, जब उस पर एक पट की तरह झुका हुआ हुआ है। ठीक है। आशय ये इसमें कवि का कि गांव का प्राकृतिक परिवेश बहुत ज्यादा सुंदर और मनोरम लग रहा है। आगे देखते हैं। देखो, रोमांचित सी लगती वसुधा। इसमें भी कवि प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि रोमांचित सी लगती वसुधा आई जौ गेहूं में बाली। तो कवि कहते हैं कि जौ और गेहूं में बालियां आ गई हैं। ठीक है। जौ की फसल होती है और गेहूं की फसलें होती है ना, उनमें बालियां यानी कि उनमें फलियां आ गई हैं। ठीक है। इन बालियों पर जो वो फली लगी हुई हैं उन पर उनको देखकर कवि कल्पना करता है, ठीक है, कि धरती एकदम खुश हो रही है उन्हें देख देख कर। किसको देख के खुश हो रही है? जौ और गेहूं की बालियों को देखकर धरती रोमांचित हो रही है। वसुधा का अर्थ क्या होता है? धरती। ठीक है। अरहर सनाई की सोने की किंकड़ियां हैं शोभा साली। तो सबसे पहले देखते हैं हम इस लाइन का अर्थ, अरहर सनाई की सोने की। तो देखिए कवि इसमें कह रहे हैं कि खेतों में अरहर और सनाई फलियां जब पक गई हैं। ठीक है। अरहर सनाई की फलियां क्या है? पक गई है। किंकड़ियां हैं शोभाशाली। किंकड़िया का अर्थ होता है कोंदनी, जो कर्दनी होती है ना कमर में पहनते हैं, वो कोंदनी। तो कवि कह रहे हैं कि पक जाने पर वो सोने के समान पीली हो गई है। कैसी हो गई है? सोने के समान पीली हो गई है। जो अरहर और सनई की जो फलियां हैं जब वो सूख गई है तो वो कैसी हो गई है? ऐसा लग रहा है जैसे कि सोने की फली सोने के समान पीली लग रही है। और उन फलियों जब वो सूख गई है, जब क्या फसल सूख जाती है ना तो एकदम पीली हो जाती है जो फलियां, तो फिर जब उस फली को जब छूती हैं, जब उसमें आवाज़ आती है, उसकी आवाज़ को क्या कहा गया है? किंकड़ियाँ शोभाशाली। तो वो जो फलियां हैं वो करधौनी की भांति बजने लगी है। ठीक है। समझ में आ गया ये? उड़ती भीनी तैलाक्त गंध, उड़ती भीनी तैलाक्त गंध माने तेल, तेल की गंध। ठीक है। फूली सरसों पीली पीली
लो धरती पर धरा से झांक रही नीलम की कली तीसी नीली। तो देखिए सबसे पहला अर्थ देखते हैं हम, उड़ती भीनी तेलाक्त गंध फूली सरसों पीली पीली। तो कवि इसमें कहते हैं कि खेतों में चारों ओर सरसों पीले पीले फूलों से लद गई है। कैसे फूलों से लद गई है सरसों? पीले पीले फूली सरसों पीली पीली। फूली का अर्थ है मतलब जो उसके फूल हैं, फूल और फलियों से जो सरसों हैं वो पीली पीली लद गई है। ठीक है। जिसकी खुशबू उड़ती भीनी तैलाक्त गंध, तैलाक्त गंध का अर्थ होता है उसकी जो तेलीय जो खुशबू है वो चारों तरफ वातावरण में फैल गई है। किसकी खुशबू फैल गई है? जो भी सरसों की। लो लो हरित धरा से झांक रही नीलम की कली तीसी नीली। और कवि इसमें कहते हैं कि कवि इसमें कह रहे हैं यह तो हरी भरी धरती की सुंदरता निहारने के लिए, जो हरी भरी धरती की सुंदरता है उसको निहारने के लिए जो अलसी के नीलम की कली, नीलम की कली किसके लिए है? अलसी के फूलों के लिए। अलसी के जो नीले फूल भी झांकने लगे हैं, नीलम की कलियां जैसे प्रतीत हो रहे हैं। तो कवि क्या कह रहे हैं इसमें कि जब धरती की पूरी हरियाली को देखने के लिए जो नीलम का जो पौधा होता है, जो नील का जो फूल होते हैं वो भी ऐसे मतलब वो छोटे छोटे पौधे हैं, वो निकल रहे हैं। तो कवि उनके लिए क्या बोल रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि धरती की हरियाली को देखने के लिए जो नील के फूल हैं, अलसी के जो फूल हैं वो उसमें से झांक रहे हैं। ठीक है। देखो बच्चों, इसमें भी कवि प्राकृतिक जो ग्रामीण वातावरण है उसका वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि रंग रंग के फूलों से रिलमिल, रंग रंग के फूलों से रिलमिल हंस रही सखियां मटर खड़ी। तो कवि इसमें कहते हैं कि खेतों में अनेक तरह के रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं। कैसे फूल खिले हुए हैं? रंग रंग के विभिन्न तरह के फूल खिले हुए हैं। और उसके मध्य में हंस रही सखियां मटर खड़ी, उन फूलों के मध्य में एक मटर का पेड़ है। तो उसे देखकर कवि कल्पना करते हुए कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि मटर का पौधा, कि उनके मध्य में खड़े हुए मटर मानो हंस रहे हों। ठीक है, मानो ये मटर हंस रहे हों। मखमली पेटियों सी लटकी छिमियां छिपाए बीज लड़ी। तो कवि इसमें कह रहे हैं कि मखमली पेटियों से जो छिमिया का अर्थ होता है सेम की, जो सेम होता है ना, सेम की फली। तो कवि कह रहे हैं जो सेम की फलियां हैं या गुच्छे हैं वो मखमल की पेटियों के समान लटके हुए हैं। कैसे लटके हुए हैं? मखमल की पेटियों के समान लटके हुए हैं वो। ठीक है। और उनके अंदर जो रंग बिरंगे बीजों की जो लड़ियां हैं, रंग बिरंगे बीजों की लड़ियां चमक रही हैं। ठीक है। तो देखो एक बार फिर बता देती हूँ। रंग रंग के फूलों में रिलमिल, विभिन्न रंग के फूल, रंग रंग के मतलब अनेक तरह के रंग बिरंगे फूल खिल रहे हैं। उनके मध्य में जो मटर का पौधा है वो ऐसा लग रहा है कि मटर का पौधा उनको देखकर मानो हंस रहा हो। ठीक है, हंस रही हो। मखमल पेटियों से लटकी छिमियां छिपाए बीज खड़ी। तो कवि कहते हैं कि जो सेम की फलियां हैं, जो सेम की फलियां जो गुच्छे हैं वो मखमल की पेटियों के समान लग रहे हैं। जो सेम की फलियां हैं ना, उनके गुच्छे होते हैं, एक फली में बहुत से, एक जैसे एक पेड़ में ऐसे गुच्छे गुच्छे से होते हैं। तो कवि कहते हैं कि जो सेम की फलियों के जो गुच्छे हैं वो पेटियों के समान लटक रहे हैं। और उनके अंदर जो बीज है, उनके अंदर जो बीज हो तो वो ऐसा लग रहा है बीजों की लड़ी है ना, वो रंग बिरंगे चमक रही है। ठीक है। फिरती है रंग रंग की तितली रंग रंग के फूलों पर। तो इसमें कवि कहते हैं कि खेतों में जो रंग बिरंगे फूलों के समान ही रंग बिरंगी तितलियां उन पर मंडरा रही हैं। ठीक है। जो रंग बिरंगे फूल हैं उन पर रंग बिरंगी तितलियां उन फूलों के ऊपर मंडरा रही हैं। फूल फिरते हैं फूल स्वयं, फूले फिरते हैं फूल स्वयं, उड़ उड़ व्रतों से व्रंतों पर, उड़ उड़ व्रंतों से व्रंतों पर। ठीक है। व्रंत का अर्थ होता है पौधों की डंठल। क्या होता है व्रंत का अर्थ? पौधों के डंठल। ठीक है। तो कवि इसमें कह रहे हैं कि खेतों में रंग बिरंगे फूलों पर समान तितलियां उन पर मंडरा रही हैं। ये लाइन तो अपनी हो गई। ठीक है। फूले फिरते हैं फूल स्वयं है। तो कवि आगे इसमें कह रहे हैं कि उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि मानो तितलियां नहीं है वो, बल्कि फूल हैं। कवि क्या कह रहे हैं? वो तितलियां नहीं, मानो उन्हें को देखकर ऐसा लग रहा है जो रंग बिरंगी तितलियां हैं
उनको देखकर कवि को ऐसा लगता है कि वो तितलियां नहीं बल्कि वो क्या है, वो फूल है। वो फूल ही एक वृंत से मतलब एक डंठल से उड़कर दूसरे डंठल पर जाकर बैठ रहे हैं। कवि को कैसा लग रहा है कि वो तितलियां नहीं है बल्कि क्या है, एक फूल का गुच्छा एक डाली पर से जाके दूसरी उस पर चला गया। इस तरह से कवि को लग रहा है। आगे देखते हैं। कवि आगे कहते हैं, देखो बच्चों, इसमें कवि ने बसंत ऋतु के आगमन से गांव के वातावरण में जो कितना सुंदर हो जाता है, उस बसंत ऋतु का वर्णन करते हुए इस कविता में किया है। ठीक है, तो कवि इसमें कह रहे हैं, अब रजत स्वर्ण मंजरियों से। देखिए, रजत का अर्थ होता है चांदी और मंजरियों का अर्थ होता है आम की जो बौर होती है। बौर मतलब जो छोटे छोटे आम की, जब आम लगते हैं ना एकदम छोटे छोटे से होते हैं, उन्हें बोलते हैं आम की बौर। ठीक है, तो कवि इसमें कहते हैं कि आम की पेड़ों की डालियां चांदी और सोने के समान चमकदार मंजरियों अर्थात बोरों से लद गई हैं। ठीक है, कवि क्या कह रहे हैं कि अब रजत माने चांदी और स्वर्ण में सोना। ठीक है, तो कवि कहते हैं मंजरियों से लद गई ही अम्रतरु की डाली मतलब आम के पेड़ की डालियां किससे लद गई हैं? देखो किससे लद गई हैं? चांदी और सोने के समान चमकदार मंजरियों से। ठीक है, चांदी, रजत माने चांदी और स्वर्ण में सोना, चांदी और सोने के समान चमकदार मंजरियों से। झर रहे ढाक पीपल के दल। देखो, ढाक का अर्थ होता है पलास। ठीक है, ढाक जो पलास का पेड़ होता है, पलास के पेड़ को क्या बोलते हैं? ढाक। ठीक है, तो कवि इसमें कह रहे हैं कि पतझड़ के आने से ढाक यानी कि जो पलास और पीपल के पत्तों का झड़ना शुरू हो गया है। किसका झड़ना शुरू हो गया है? पलास के जो पेड़ हैं उनके पत्तों का और पीपल के पत्तों का। दल का अर्थ होता है पत्ता। तो जब जैसी पतझड़ आया है तो उसके आने से क्या है, जो ढाक और पीपल पर जो पत्ते हैं उनका झड़ना प्रारंभ हो गया है। हो उठी कोकिला मतवाली, और कोयल के बसंत के प्रभाव से एकदम मस्त होकर कूक रही है। जो कोकिला कौन? कोयल क्यों मतवाली हो गई है? बसंत के प्रभाव में आकर कोयल मतवाली हो रही है और वो कूक रही है। महके कटहल मुकुलित जामुन, महके कटहल की महक चारों ओर फैलने लगी है। ठीक है, कटहल की महक चारों ओर फैल रही है। मुकुलित जामुन का अर्थ होता है जामुन की जो अध खिली कलियां हैं, जो जामुन की डालियों पर अध खिली कलियां आ गई हैं। ठीक है, जंगल में झरवेरी झूली फूले आड़ू नींबू दाड़िम। जंगल में छोटी छोटी झरवेरियां झूलने लगी हैं। झरवेरियां माने जो बेरों के छोटे छोटे जो होते हैं ना, वो बेर वो झूमने लगे हैं। ऐसे सुरम्य प्राकृतिक वातावरण में आड़ू, नींबू, अनार, आलू, गोभी, बैगन, मूली आदि सब्जियों के पौधे भी फूलों की बहार आ गई है। सभी जो सब्जियों के पौधे उन सब पर किसकी बहार आ गई है? फूलों की। अर्थात सारा ही ग्राम्य परिवेश एकदम मनोरम हो गया है। ठीक है, पीले पीले मीठे अमरूदों में अब लाल लाल चितियां पड़ी। तो इसमें कवि ने वही प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं। कवि इसमें कहते हैं कि अमरूद के पहले पीले हुए, अमरूद पहले कैसे होते हैं? पीले। पहले अमरूद पीले होते हैं, फिर पूरी तरह पक जाने पर उन पर लाल लाल चितियाँ यानी कि लाल लाल धारियाँ पड़ गई और अब ये पककर कैसे हो गए? एकदम स्वादिष्ट मीठे हो गए हैं। ठीक है, पीले मीठे अमरूदों में जो पहले जो अमरूद पीले थे, अब उन पर लाल लाल चितियाँ धारियाँ पड़ गई हैं। अब वो कैसे हो गए? मीठे और स्वादिष्ट हो गए हैं। ठीक है, पक गए सुनहले मधुर बेर, और बेर भी अब पककर सुनहरे अर्थात पीले रंग के हो गए हैं। ठीक है, पक गए सुनहले मधुर बेर, जो बेर भी हैं वो पककर कैसे हो गए? सुनहले। सुनहले का अर्थ होता है पीले रंग के, यानी कि वो अब पक गए हैं। अवली से तरु की डाल जड़ी, और आंवले की जो डालियां हैं, आंवलियों की डालियों पर छोटी छोटी आंवलों के गुच्छे सुंदर लग रहे हैं। लह लह पालक मह धनिया। और कवि आगे कहते हैं कि गांव में खेतों में अब हरा पालक लगातार बढ़ रहा है। लह का अर्थ होता है लगातार बढ़ना। ठीक है, और मह माने महक रहा है। क्या महक रहा है? धनिया अपनी सुगंध से चारों ओर महक रहा है। ठीक है,
लौकी और सेम फली फैली। लौकी और सेम की बेल भी चारों ओर फैलकर खूब फलने लगी है। टमाटर पककर मखमली टमाटर हुए लाल और मिर्चों की बड़ी हरी थैली। तो कवि आगे कहते हैं कि टमाटर पककर मखमल की तरह कोमल एवं मुलायम हो गए हैं। पौधों पर गुच्छे के रूप में जो लगी हुई हरी मिर्ची को देखकर ऐसा लगता है कि मानो उनमें थैलियां पड़ी हों। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेतें सुंदर लगती हैं सरपत छाई, तट पर तरबूजों की खेती। अंगुली की कंघी से बगुले कलंगी सवारते हैं कोई, तिरते जल में सुरखाव पुलिन पर मंगरोठी रहती सोई। तो देखिए, इस पंक्ति में कवि प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि गंगा नदी के तट पर रंग बिरंगी रेती फैली हुई है। गंगा की सतरंगी रेती, सतरंगी सतरंगी देखी रेती। देखो, रेत ऐसा तो होता नहीं है कि रेत कलरफुल हो, पर कवि के इसमें क्या कहना चाह रहे हैं, इसमें सारी कवि ने हर चीज़ में कवि ने ऐसे वर्णन किया है जैसे कि मतलब रेत में भी 7 रंग हैं। तो देखो, इसमें कवि कहना चाहते हैं कि गंगा के तट पर रेती फैली हुई है। ठीक है, उस पर जब सूर्य की किरणें, सूर्य में कितने रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं ना, जब सूर्य की जो किरणें उस बालू पर, उस रेती पर पड़ती है तो वो 7 रंग में चमकने लगती है। तो उसे कवि ने क्या कहा है, गंगा की सतरंगी रेती। समझ में आ गया ना सतरंगी रेती क्या हुई, जो सूर्य की जो किरणें पड़ रही हैं उस गंगा की रेत पर, तो ऐसा लग रहा है जैसे कि वो 7 रंग, जो रंग बिरंगी जो रेती है वो गंगा के तट पर फैली हुई है। और हवा से रेत पर बनी सुंदर लगती। देखिए, ये पहले इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप पहली पंक्ति से, अगर हमें इसका सही अर्थ निकालना है, सबसे पहले हमने गंगा की सतरंगी रेती से निकाला। अब देखिए, ऊपर वाली पंक्ति का अर्थ है बालू के सांपों से अंकित। तो कवि इसमें कहना चाह रहे हैं कि गंगा के तट पर जो रेती फैली हुई है, जब उस पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं, जब सूर्य की किरणें पड़ने से वो 7 रंगों में चमकने लगती है। ठीक है, बालू से सांपों से अंकित। और वो बालू कैसी लग रही है, जैसे कि सर्प हो। और सर्प क्यों लग रही है कि देखो, जब उस रेती पर, जब हवा से जब वो रेती पर आड़ी टेढ़ी जो रेखाएं बन जाती हैं, तो वो जो आड़ी टेढ़ी रेखाओं से जो रेती है वो ऐसा लगता है कि जैसे सांप की तरह चमकती है, जैसे सांप लेटा हुआ हो। ठीक है, रेती किस तरह दिख रही है, सांप की तरह चमकती हुई दिखाई दे रही है। सुंदर लगती सरपत छाई। तो देखिए, इसमें छाई का अर्थ होता है, सरपत का अर्थ होता है घास पात। ठीक है, तो कवि इसमें कह रहे हैं वहाँ पर लंबे लंबे पत्तों वाली घास छाई हुई है। ठीक है, सरपत वाली मैंने बताया आपको क्या है, घास पत्ते। ठीक है, तो जो लंबे लंबे पत्तों वाली जो घास छाई हुई है, वहाँ पर तरबूजों की खेती हो। गंगा के तट पर किसकी खेती हो रही है, तरबूजों की खेती हो रही है। अंगुली अंगुली की कंघी से बगले, और वहाँ पर कुछ बगुले हैं जो अपनी उंगली रूपी कंघी से वो अपने सिर को खुजला रहे हैं। ठीक है, कलंगी संवारते हैं कोई, कलंगी संवारते हैं कोई, और कोई वहाँ पर, कोई तो अपनी जो उंगली रूपी कंघे से अपने अपने सिर को खुजला रहे हैं बगुले, और कुछ अपनी जो कलंगी है उसको संवार रहे हैं। ठीक है, तिरते जल में सुरखाव पुलिन पर मगरोटी रहती सोई। तो देखिए, मगरोटी का अर्थ होता है मुर्गावी, एक पक्षी होता है। ठीक है, मगरोटी क्या है, एक मुर्गावी नाम जो पक्षी है उसे मगरोटी बोलते हैं। और फिरते, फिरते का अर्थ होता है तैरती हुई। ठीक है, पुलिन, पुलिन का अर्थ होता है तट, जो नदी का जो तट होता है ना उसको क्या बोलते हैं, पुलिन। ठीक है, सुरखाब, सुरखाब क्या है, एक चकवा पक्षी है, उसको क्या बोलते हैं, सुरखाब बोलते हैं। अब हम इसका अर्थ करते हैं। तिरते जल में सुरखाब पुलिन पर मगरोटी रहती सोई। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि वहाँ पानी पर चकवा पक्षी तैरते हैं तिरते जल में। तो किसमें तैर रहे हैं, सुरखाब, सुरखाब कौन है, चकवा पक्षी। सुरखाब का अर्थ क्या बताया मैंने आपको, चकवा पक्षी, वो जल में तैर रहे हैं। तिरते का अर्थ है तैरना। ठीक है, कहीं पर मुर्गावी सोई हुई है, और कहीं पर कौन सोई हुई है, मगरोटी। मगरोटी का अर्थ क्या था, मुर्गावी सोई हुई है। अर्थात गंगा
गांव के गंगा तट पर वातावरण अत्यंत ही बहुत ही प्यारा लग रहा है। नेक्स्ट देखते हैं हम। हसमुख हरियाली हिम अताप, सुख से अलसाए से सोए, भीगी अंधियाली में निशी की, तारक स्वप्नों में से खोए। मरकत डिब्बे सा खुला ग्राम, जिस पर नीलम नभ आच्छादन, निरुपम हेमांत से स्निग्ध शांत, निज शोभा से हरता जनमन। तो देखो सबसे पहले बच्चों हम इसके अर्थ इसके मीनिंग देख लेते हैं। हिम अताप, तो देखिए हिमताप, हिमताप का अर्थ होता है हिम, हिम का अर्थ क्या होता है? सर्दी, और अताप माने धूप, तो हिमताप का अर्थ हो गया सर्दी की धूप। ठीक है। अलसाए, अलसाए का अर्थ होता है आलस्य, आलस्य से भरे हुए। निशी, निशी का अर्थ होता है रात, निशी का अर्थ क्या है? निशी का अर्थ हो गया रात। और अंधेयाली, अंधेयाली का अर्थ हो गया अंधेरा। तारक, तारक का अर्थ होता है तारे, तारक का अर्थ क्या है? तारक का है तारे। ठीक है। मरकत, मरकत का अर्थ होता है, देखिए मरकत का क्या अर्थ है? पन्ना नामक जो हरे रत्न का, जो हरे रंग का जो रत्न होता है ना, पन्ना, जैसे कि पन्ना बोलते हैं, वो क्या है? मरकत। ठीक है। नीलम, नीलम का अर्थ होता है जो नीले रंग का जो रत्न होता है वो नीलम है। आच्छादन, आच्छादन का अर्थ होता है ढका हुआ। ठीक है। निरुपम, निरुपम का अर्थ होता है जिसकी कोई उपमा नहीं दी जा सके। हेमांत, हेमांत का अर्थ होता है शीत ऋतु का, शीत ऋतु का अंत। ठीक है। हेमांत का अर्थ क्या हुआ? शीत ऋतु का अंत। और स्निग्ध, स्निग्ध का अर्थ होता है सुंदर। ठीक है। निज, निज मीन्स अपना, निज का मतलब क्या हुआ? अपना। अब देखिए अब इस पंक्ति का हम अर्थ देखते हैं। कवि इस पंक्ति में गांव के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हसमुख हरियाली हिम अताप, सुख से अलसाए से सोए। तो कह रहे हैं कि गांव की हरियाली सूर्य की धूप के कारण हंसती हुई सी प्रतीत हो रही है। ठीक है। हरियाली सूर्य की धूप के, कवि क्या कह रहे हैं कि जो गांव की हरियाली है सूर्य के धूप के कारण हसमुख, हसमुख का अर्थ है हंसती हुई सी प्रतीत हो रही है। ठीक है। सुख से अलसाए से सोए, और सर्दियों से मन भावन धूप खिली हुई है, तो ऐसा लगता है कि वह सारा परिवेश सुख से अलसाया और सोया हुआ सा लग रहा है। ठीक है। क्योंकि जब सर्दी में धूप मिलती है तो कितना अच्छा लगता है ना। तो कवि ने अपना वही विचार इन पर रखते हुए बोल रहे हैं कि जब सर्दियों में धूप निकलती है तो उससे सारा परिवेश, जो सारा वातावरण है, वो ऐसा लग रहा है कि सुख से अलसाया हुआ और सोया हुआ है। भीगी अंधियाली में निशी की, कवि आगे कहते हैं तारक स्वप्न में से खोए। कवि देखिए आगे कहते हैं कि ओस पड़ने से रात भीगी भीगी सी लग रही है। भीगी भीगी क्या लग रही है? निशी, रात भीगी भीगी लग रही है, और रात के अंधकार के तारे सपनों में खोए हुए से लगते हैं। तारक स्वप्न में से खोए, और तारे कैसे लग रहे हैं? स्वप्न में खोए हुए से लग रहे हैं। मरकत डिब्बे सा खुला ग्राम, मरकत, मरकत का अर्थ मैंने आपको क्या बताया था? तो देखिए मरकत का अर्थ बताया था पन्ना। ठीक है। तो कवि इसमें आगे कहते हैं क्योंकि पूरा गांव ऐसा लग रहा है कि हरे रंग से बने हुए डिब्बे के समान हरा दिखाई दे रहा है। पूरा गांव कैसा लग रहा है? मरकत रत्न से बना हुआ, क्योंकि चारों तरफ हरियाली हरियाली है। और जो मरकत है, जो हीरे का रंग भी कैसा होता है? पन्ना का रंग सॉरी हरा होता है। तो कवि कह रहे हैं कि पूरा गांव ऐसा लग रहा है कि मरकत रत्न से बना हुआ है, जो कि डिब्बे के समान हरा दिखाई दे रहा है। ठीक है। जिस पर नीलम नव आच्छादन, और जिसके ऊपर नीले रत्न के समान नीला आकाश, नीले आकाश का आवरण, नीला आकाश छाया हुआ है। तो देखिए कवि क्या कह रहे हैं कि जो मरकत, देखो गांव को तो कवि ने किसकी उपमा दे दी है? पन्ना की, क्योंकि पूरा गांव हरियाली से हरा भरा हो रहा है, और मरकत भी कैसा होता है? हरा होता है। तो कवि इसमें कह रहे हैं कि पूरा गांव ऐसा लग रहा है जैसे मरकत का, जैसे कि पन्ने का डुब्बा हो, पूरा हीरे का एक डुब्बा है, हरे रंग का जो हीरा होता है, और उसे नीले आकाश ने आच्छादन माने ढक लिया हो। ठीक है। नीले आकाश ने उसे ढक लिया हो। निरुपम हेमांत से स्निग्ध शांत,
और सर्दियाँ बीतने पर इस गांव में अनुपम शांति छाई हुई। और सर्दियाँ बीत गई हैं तो इस गांव में कैसा लग रहा है, एकदम शांति लग रही है। ठीक है, निशोभा से हरता जनमन, और इस तरह गांव अपनी शोभा से सभी लोगों के मन को हर रहा है। वो वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर कुछ समझ में नहीं आया हो तब भी कमेंट कर आप ज़रूर बताएं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अपनी क्लास की और भी आपकी हिंदी की कोई भी वीडियो हो, कोई भी ग्रामर से संबंधित टॉपिक हो तो आप कमेंट करें, मैं उसका सॉल्यूशन ज़रूर आपको दूंगी। धन्यवाद।